और कहानी जो है सल्तनत काल में कौन है भाई? तुगलक वंश है। तुगलक वंश के अगले शासक कौन है? अगले शासक जो है फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है, इनका मूल्यांकन कई डायमेंशन में किया जाएगा। कई डायमेंशन में मतलब कि राजनीतिक कार्य इन्होंने क्या किया था, आर्थिक कार्य इन्होंने क्या किया था, लोक कल्याणकारी कार्य क्या किया था, और सांस्कृतिक कार्य क्या किया था। तो इनका जो मूल्यांकन होगा वो किस आधार पर होगा भाई? तो इनका जो मूल्यांकन होगा, पहला जो है राजनैतिक कार्य, दूसरा जो है आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के कार्य, तीसरा जो है लोक कल्याणकारी कार्य, चौथा जो है सांस्कृतिक कार्य। तो ये क्या है भाई? ये जो है इनके कई सारे जो है कार्य रहते हैं। अब आइए भाई देखते हैं जो है फिरोज शाह तुगलक के जो हैं एक एक करके जो है कौन कौन से कार्य में क्या क्या इन्होंने किया था। तो राजनैतिक कार्य देखा जाए भाई, राजनैतिक क्षेत्र के कार्य। तो कान खोल के बच्चों सुनना है। कान खोलने का मतलब है कि दिमाग खोलिएगा, ऐसे कान खोलेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। दिमाग मतलब कान खोल के बोलूं तो दिमाग खोल दीजिए, बहुत ही कंसंट्रेट हो जाइए। तो आइए जो है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है राजनैतिक क्षेत्र के जो कार्य हैं, यहां पे इन्होंने किसको बढ़ावा दिया? तो तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। अब तुष्टीकरण की नीति क्या है बच्चों, इसी को समझना है। हाँ खुल गया बेटा जो है, तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ बेटा जो है अक्षत जो है, अक्षत ही नाम था शायद ना, कुछ बेटा जो है लाइलाज बीमारियां हैं, वही जो है आप लोगों में भी कुछ हैं उनको लाइलाज बीमारी है, उस बीमारी का बेटा जो है अक्षत ही नाम है ना। तो कमेंट में बेटा दिखा जाएगा ना तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। अरे मुझे पढ़ाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, मुझे अपने पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है ना। और मान लीजिए यही दुनिया है बेटा जो है, इसी दुनिया में मोती जो होता है ना, मोती कीचड़ में ही कमल खिलता है ना। कीचड़ में कमल खिलता है तो आप बेटा खिलिए जो है, बाकी अगल बगल कौन है उस कीचड़ का ध्यान मत दीजिए, आप कमल की तरह खिलिए। सब जो है वो सुने हैं ना कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, और फिर उसके आगे कुछ ऐसे लाइन है ना कि कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप बेटा निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया एक कल आप जाएंगे तो फिर से होते हैं कुछ लोग जो हैं, उनको कितना भी आप बोल लेंगे वो सही के हाँ में हाँ मिलाएं। जैसे आप बहुत अच्छा आंसर देते हैं, मैं शाबाश शाबाश कहता हूं, ये अच्छी बात है भाई, बच्चों को शाबाशी दीजिए। बच्चे का उत्साहवर्धन होता है, उसका उत्साहवर्धन उसे मंजिल की तरफ आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। लेकिन बेटा अभी आपने कहा तो मैंने डांटा ना, मैं कहा कि भांति भांति के गलत के हाँ में हाँ मिलाना यही तुष्टीकरण है। गलत के हाँ में हाँ मिलाना यही तुष्टीकरण है। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जो है फिरोज शाह तुगलक ने सही के साथ साथ गलत के भी हाँ में हाँ मिलाया, इसी को तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। गलत के हाँ में हाँ मिलाना क्या है भाई? उन्होंने क्या किया, इन्होंने राजनीति को धर्म से पुनः जोड़ दिया, पुनः जोड़ दिया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों भले ही असफल हो गए हो, लेकिन थे बड़े दूरदर्शी शासक। मैंने कहा ना, कुछ ने उन्हें पागल कहा, कुछ ने अंतर्विरोधों का मिश्र, लेकिन थे बड़े ही दूरदर्शी शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सुधार किए, गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें पलट दिया। फिर से मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के राह पर चल पड़े थे। तो उन्होंने फिर से योग्यता के सिद्धांत को लाया था, राजनीति से धर्म को पृथक किया था, हिंदू त्योहारों को भी मना रहे हैं, इन्होंने राजनीति को धर्म से जोड़ दिया। अगला बच्चों क्या करते हैं, तो अगला जो रहता है उलेमा वर्ग के विशेषाधिकार को पुनः बहाल किया। मतलब उलेमा वर्ग को कहा भाई कि आप ही के हिसाब से शासन चलेगा, इस्लामिक कायदे कानून से शासन चलेगा। अगला क्या है बच्चों, तुष्टीकरण की नीति क्या है? योग्यता की जगह पदों पर एक बार पुनः वंशानुगत प्रणाली को लाया।
वंशानुगत प्रणाली को लाया। योग्यता के आधार पर पदों की जो भर्ती हो रहा था, कहें कि यह सबसे खराब काम है। राजा का बेटा राजा होगा, मंत्री का बेटा मंत्री होगा, सेनापति का बेटा सेनापति होगा। फिर से वही हेरिडेट्रिकल सिस्टम को जो है, गवर्नेंस सिस्टम को लेकर के आते हैं। अगला क्या है बच्चों, आपके अंदर भी एक शौक होगा, आपके अंदर भी एक जुनून होगा कि अगर कभी बच्चों जैसे होता है ना कि समय एक समान नहीं होता है, दादा परदादा किसी के भी समय में अगर कुछ जमीन का टुकड़ा उकड़ा मजबूरी में बेचना पड़ा हो, तो आपके अंदर वो जुनून होगा कि मैं जो है एक बड़ा अधिकारी बनूंगा, मेहनत करूंगा, कमाऊंगा और पुश्तैनी जो है जमीन जो है उसे फिर से खरीदूंगा। कहने का मतलब है बच्चों की ललक तो है ना, एक अंदर उत्साह तो है ना। इनके अंदर वो भी नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो स्वतंत्र हुए राज्य थे, उन्हें जीतने का इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो स्वतंत्र हुए राज्य थे, उन्हें जीतने का इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। 2 बार भले ही बंगाल का अभियान किया था, परंतु असफल अभियान किया था। अगला बच्चों क्या करते हैं, 36 गैर इस्लामिक करों को समाप्त करके केवल 4 इस्लामिक कर कौन कौन से हैं, जजिया है, जकात है, खराज है और खुम्स है। जजिया, जकात, खराज और खुम्स को आरोपित किया था। तो ही अबॉलिश्ड ऑल 36 नॉन इस्लामिक टैक्सेस एंड इम्पोज्ड ओनली फॉर दैट वाज जजिया, जकात, खराज एंड खुम्स। तो जजिया, जकात, खराज और खुम्स बच्चों ये कैसा कर है, ये आर्थिक दशा में हम लोग करेंगे। सल्तनत काल की जो आर्थिक दशा है वहां पे समझेंगे जजिया किस प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम, तो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है ना। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये इनके राजनीतिक क्षेत्र के कार्य हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनको कह सकते हैं कि थोड़े भीरू प्रवृत्ति के रहते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में, लोक कल्याण कार्य में, सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़े ही सफल शासक रहते हैं। तो आइए जो है देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के कार्य, इसके पश्चात जो है इनके आर्थिक क्षेत्र के कार्य, इनके जो है आर्थिक क्षेत्र के कार्य। तो आर्थिक क्षेत्र के जो कार्य रहते हैं उसमें कई सारे इन्होंने कार्य किए थे। मध्यकाल के पहले शासक थे, मध्यकाल के पहले शासक थे जिन्होंने राज्य के आय की गणना करवाया था, राज्य के आय की गणना करवाया था। He was the first medieval Indian history king who initiated the tentative income of सल्तनत एम्पायर। तो भाई बजट क्या है, बजट कितना देश का आय है, कितना देश का व्यय है, आय और व्यय का अंतर कितना हुआ, यही तो एक सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहा जाए, यही तो बजट है। तो पहले शासक हैं बच्चों, मध्यकाल के ही नहीं, आप भारतीय इतिहास के कह सकते हैं बच्चों। प्राचीन में भी कोई ऐसा नहीं था, भारतीय इतिहास के भी आप कह सकते हैं कि पहले शासक हैं जिन्होंने राज्य के आय की गणना करवाया था। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है इन्होंने सिंचाई, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, और कुल 5 नहरें बनवाई, कुल 5 नहरें बनवाई। ये 5 नहर कौन से थे भाई, तो ये 5 नहर जो है कौन कौन से थे, तो 2 नहर जो है वो काली सिंध पर था, सॉरी 2 नहर जो है यमुना पर है, एक जो है सतलज पर है, एक जो है घग्गर पर है, और एक जो है काली सिंध नदी पर है। नहर बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ना कि नहर क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है भारत आज भी किसानों का देश है, गांवों का देश है। किसान कैसे आगे बढ़ेगा, जब समय पर, वो गाना सुने है ना, कारे बदरा पानी तो बरसाओ, फिर लगान पिक्चर का गाना है। आज भी किसान बैठ करके क्या होता है, बैठ करके भाई मानसून की बाट जो होता है, क्यों, क्योंकि आज भी 50% भूमि जो है वो मानसून पर निर्भर है। देश की 50% लगभग भूमि मानसून पर निर्भर है। तो ऐसे में क्या है बच्चों, ऐसे में जो है ये जो है सिंचाई को बढ़ावा देकर के खेती को बढ़ावा देते हैं। आगे बच्चों देखते हैं कि अगला इन्होंने कौन सा काम किया। तो अगला आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने सिंचाई कर, सिंचाई को बढ़ावा दिया। तो सिंचाई कर हक ए सर्ब लगाया, हक ए सर्ब लगाया।
अगला क्या करते हैं, अगला जो है बागवानी कृषि को बढ़ावा दिया, बागवानी कृषि को बढ़ावा दिया और 1200 फलों के बाग लगवाए, 1200 फलों के बाग लगवाए थे। अगला क्या है भाई, तो इस तरीके से ये कृषि के क्षेत्र में कई सारे कार्य करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक क्षेत्र में आज भी किसानों को बच्चों क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। परंपरागत गेहूं की खेती करेंगे, चावल की खेती करेंगे, आलू की खेती करेंगे, कुछ बेटा इसमें कमाई धमाई नहीं होना है, साल भर का खाने का अनाज मिल जाना है, 10 20 25 हजार 50 हजार का बेच लिए तो बढ़िया किसान कहे जाएंगे। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फल की खेती कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा किसानों का फायदा है। तो उस जमाने में इन्होंने क्या किया था, उस जमाने में जो है इन्होंने, मैं बेटा भी नोट्स बनवाऊंगा, घबराइए मत, शुभम जो है घबराना नहीं बेटा, भी नोट्स बनेगा, कल वाला भी बनेगा। अगला आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किया, तो नवीन शहरों की स्थापना किया। नवीन शहरों की स्थापना में कौन है, फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला है, फिरोज शाह कोटला है, फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला है। अगला जो है फिरोजपुर है, फिरोजपुर है। अगला जो रहता है वो जौनपुर है, जौनपुर शहर की भी स्थापना इन्होंने ही करवाया था। किसकी याद में करवाया था, एक बार पूछा गया है, जौना खां की याद में, जौना खां की याद में। जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम रहता है। फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के लड़के नहीं रहते हैं, उनके भाई रहते हैं। छोटी छोटी चीजों पे बच्चों क्या करना है, ध्यान देना है। तो सिंचाई में सॉरी हो जाता है बच्चों, एक ही बार में कई चीजें करना होता है ना। तो कुल 5 नहरें जो हैं बनवाई थी, तो समझ तो गए आप, बोले 5 लिखे 4, कई जगह पे दिमाग एक साथ चलता रहता है ना। आपका कमेंट भी देखना होता है, कमेंट में भी कौन सा काम का कमेंट है, कौन सा, एक ही समय पे कई जगह पे दिमाग दौड़ता रहता है। तो हाँ बेटा, जौनपुर जो बनारस आपके देश के प्रधानमंत्री जहां से संसदीय चुनाव लड़ते हैं, उसके बगल में जौनपुर है। पूर्व का सिराज इस शहर को कहा जाता है, बढ़िया शहर हुआ करता था, अब तो बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे। हक ए सर्व का मतलब मत समझिए, ये फारसी शब्द है, रट जाइए। हक ए सर्व ये फारसी शब्द है बेटा, फारसी नहीं पढ़ाया जाएगा। हक ए सर्व है, मुस्तफी ममालिक है, मुशरिफ ममालिक है, दीवाने बंदगान है, दीवाने इस्तिहाक है। तो अब बेटा जो है हिस्ट्री बंद करके फारसी थोड़ी पढ़ाया जाएगा, फारसी आपके किसी काम का है भी नहीं। मध्यकाल में बच्चों जो शासकीय भाषा थी, शासकीय भाषा फारसी था, तो कुछ अल्फाज आपको जो मिलेंगे वो फारसी अल्फाज मिलेंगे, रट्टा मार जाइए, बहुत ज्यादा उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। आइए, तो ये इनके आर्थिक क्षेत्र के कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य इन्होंने क्या किया भाई, लोक कल्याणकारी कार्य। तो जो लोक कल्याणकारी कार्य है, इसमें कई सारे इन्होंने लोक कल्याण के भी कार्य किए। प्रथम शासक थे जिन्होंने क्या किया, प्रथम शासक जिन्होंने बेरोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया, बेरोजगार दफ्तर की स्थापना किया। तो ही वॉज द फर्स्ट किंग हु एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग, जो युवा बेरोजगार हैं, उनकी गणना की जा सके, उनके लिए नवीन रियायतें दिया जा सके, रोजगार उत्पन्न किया जा सके, तो पहले शासक थे जिन्होंने बेरोजगार दफ्तर की स्थापना किया। अगला जो है, गरीब लोगों को सहयोग देने के लिए, सहयोग देने के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया। दीवाने खैरात विभाग की, जो भी गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनकी बेटियों के विवाह के लिए उनको जो है किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद देने के लिए दीवाने खैरात जो है विभाग की स्थापना किया। इसी के अंतर्गत खैराती अस्पताल बनवाया गया, दवा का इलाज कराने के लिए, जो खैराती अस्पताल में किसी भी रोग का इलाज कराने के लिए। अगला जो है, पूत जो होते हैं बेटा वो कपूत भी हो जाते हैं। सपूत और कपूत में बहुत ही बारीक लक्ष्मण रेखा का अंतर है। जिंदगी में सफल हो जाना ही सपूत की निशानी नहीं है। अरे जमाना बेटा बदल रहा है, सफल होकर के पता चला आप लोग तो देश के अंदर ही रहेंगे, अगर आईएफएस मिला तो देश के बाहर भी चले जाएंगे। सफल होकर के गए, अपने घर परिवार को भूल गए, माँ बाप को भूल गए, ये भी कपूत होने की निशानी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि उस जमाने में भी कपूत होते थे, मींस कि किसी का बेटा है वो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल अगर नहीं कर रहा है, बूढ़े माँ बाप का केयर नहीं कर रहा है। फिरोज शाह तुगलक बस राजनीतिक क्षेत्र में, मैंने कहा ना राजनीतिक क्षेत्र में असफल थे, बाकी मतलब एक अलग किस्म के शासक थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने पेंशन विभाग की स्थापना किया। पेंशन विभाग
की स्थापना किया। उस पेंशन विभाग का क्या नाम था? तो उस पेंशन विभाग का नाम जो रहता है वो दीवाने इस्तिहाक रहता है। क्या रहता है? दीवाने इस्तिहाक रहता है। दीवाने इस्तिहाक रहता है। तो इस तरीके से जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बेटा उनकी कदर नहीं कर रहा है, तो उनको पेंशन दिया जाए कि अपने जो कॉमन नीड्स हैं, अपनी जो बुढ़ापे में होता है ना कि दवा दारू का जो इंतजाम है वो कर सके। तो चलिए बच्चों, जो है ये फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक कार्य के साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्य थे। अब देखते हैं कि इनके सांस्कृतिक कार्य क्या थे। सांस्कृतिक कार्य क्या थे? तो सांस्कृतिक कार्य में ये जो हैं विद्वानों के संरक्षक रहते हैं। विद्वानों के संरक्षक थे। इनके दरबार में कौन था? जियाउद्दीन बर्नी थे और शमसे सिराज अफीफ रहते हैं। ये दोनों कौन रहते हैं? ये दोनों इतिहासकार रहते हैं। तुगलक के समय में भी बर्नी रहता है। जियाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भी आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को से वो यहां पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी नियुक्त किया था अपने दरबार में। काजी मतलब दिल्ली में काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया था। बाद में वही इब्न बतूता जो इनका राजदूत मंडल होता है उसके प्रतिनिधि के रूप में चीन भी गया हुआ रहता है। तो इब्न बतूता की बच्चों जो किताब है वो रेहला है। वो रेहला है। बर्नी और अफीफ जो है ये इतिहासकार है। इनकी किताब कौन सी है? तो इन दोनों इतिहासकार ने एक ही नाम से किताब लिखा था। नाम था तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही ग्रंथ इन्होंने लिखा था। तारीखे फिरोज शाही ग्रंथ इन्होंने लिखा था। अगला क्या है भाई? तो सांस्कृतिक कार्यों में अगला इन्होंने क्या किया? तो प्रथम शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा। अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो है लिखा। किस नाम से लिखा भाई? तो नाम रहता है फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही। ज्वालामुखी मंदिर ये उड़ीसा में रहता है। तो उड़ीसा के ज्वालामुखी मंदिर में कुल 1300 संस्कृत की किताबें जो है मंगवाते हैं। पहले बच्चों मंदिर जो होते थे वो शिक्षा के केंद्र भी होते थे। प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे दी जाती थी। उन 1300 संस्कृत की किताबों का किसमें अनुवाद कराते हैं? फारसी भाषा में अनुवाद कराते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये भी इनके सांस्कृतिक कार्य हैं कि संस्कृत की किताबों को फारसी में अनुवाद कराते हैं। कुतुब मीनार पे क्या होता है भाई? कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है। कुतुब मीनार पर बिजली गिरने से यह इमारत क्षतिग्रस्त हो गया था। यह इमारत जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। इस इमारत के क्षतिग्रस्त होने से क्या है भाई? अब इन्होंने बिजली गिरा, 4 मंजिल की जो इमारत थी उसकी मरम्मत करवाई और 4 मंजिल की जगह पे कितनी मंजिल हो गया? 4 मंजिल की जगह पे कुल 6 मंजिल हो गया। तो ये भी उनके सांस्कृतिक जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या रहता है? योगदान रहता है। चलिए बच्चों, जो है तो ये सारे उनके जो है अपने इनिशिएटिव रहते हैं। अगला कार्य इन्होंने क्या किया था? तो अगला जो है सम्राट अशोक के टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली लाकर स्थापित करवाया। सम्राट अशोक का जो है, इसे आज दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख कहते हैं, तो वहां से उन अभिलेखों को उखड़वा करके ला करके दिल्ली में स्थापित करवा दिया। चलिए बच्चों, जो है तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का तेजी से पतन होने लगता है। किसका आक्रमण होता है? तो दुर्दांत आक्रमणकारी होते हैं। दुर्दांत आक्रमणकारी तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग के आक्रमण से जो तुगलक वंश रहता है, तुगलक वंश की ईंट से ईंट बच जाती है और तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद बच्चों सैयद वंश का कोई रोल ही नहीं है। एक कौन बच रहा है? एक लोधी वंश बच रहा है। तो लोधी वंश हम लोग अभी नोट्स बनाने के बाद कर लेंगे। बताइए बेटा, जो है तुगलक वंश में कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। तुगलक वंश में बेटा कोई अगर डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। पीडीएफ में बेटा जो मैं लिखवाता हूं तो एक लोग क्लास में बैठे होते हैं उत्कर्ष, तो जो मैं बोलता हूं अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो कुछ नहीं लिखेंगे और अगले दिन कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप लोग बेटे बहुत सीधे साधे बड़े मासूम से लोग हैं।
जो मैं लिखवाता हूं क्लास में, एक कंटेंट राइटर, जैसे हजारों की संख्या में आप बैठे हैं तो एक कंटेंट राइटर होते हैं, आपका छूट जाता है लेकिन उनका नहीं छूटता है, उनकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है। वही जो होता है फिर से टाइप होता है, टाइप होने के बाद वो जाता है, जो हेड ऑफ कंटेंट डिपार्टमेंट है वो रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल मिलने के बाद फिर अपलोड के लिए जो है ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, फिर अपलोड डिपार्टमेंट जो है उसे अपलोड करता है। जितना आसान आपको दिखता है उतना आसान सिस्टम होता नहीं है आपको बेटा, जो इसीलिए चलिए बेटा जो है मैं नहीं लिखवाऊंगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए लिखिए जो है, हेडिंग दे दीजिए तुगलक वंश, हेडिंग दे दीजिए तुगलक वंश, लिखिए तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जो परंपरागत विचारों वाले शासक थे। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शनल हिस्ट्री बेटा जो है 8,999, मात्र 8,999 यही फीस है। अगला जो है पॉइंट लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, ब्रैकेट में मध्यकाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के अधिकांश सुधारों को समाप्त कर दिया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के अधिकांश सुधारों को समाप्त कर दिया, जैसे कि योग्यता के आधार पर, अधिकांश सुधारों को समाप्त कर दिया जैसे कि योग्यता के आधार पर पदों पर भर्ती की जगह एक बार पुनः वंशानुगत व्यवस्था को प्रारंभ किया। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक ने, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है बेटा तो इस साल से करना है, अगर दूसरा ऑप्शनल ऐसा है जिसमें करंट अफेयर्स से जोड़ना होता है तो आप उसी वर्ष कीजिएगा, क्योंकि जिस वर्ष आपको अपीयर होना है। हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ कुछ बदलता नहीं है, इसलिए अगर 2028 में भी आपको बैठना है अभी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2026 में जिनको बैठना है वो इस साल करेंगे तो अगले साल 25 में कंप्लीट होगा। अगले साल बेटा रिवीजन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेके निकल जाइए। अगला बच्चों लिखिए जो है, गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिकों की हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा को समाप्त कर दिया। सैनिकों के हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, गयासुद्दीन मध्यकाल के प्रथम शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का अंग बनाया। नेक्स्ट, बंगाल अभियान से लौटने के बाद दिल्ली के तुगलकाबाद में एक लकड़ी के महल में जिसे उनके स्वागत के लिए बनवाया गया था, उसी में दबकर उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक के मतभेद थे। निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक के मतभेद थे। फिर से बेटा, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक के मतभेद थे। बार बार गयासुद्दीन तुगलक आ रहा है तो जी और टी कर लीजिए, G.T आप समझने के लिए आपके काफी है और तेजी से लिख भी लेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के मतभेद थे और बंगाल अभियान से लौटते समय जब औलिया ने गयासुद्दीन को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया तो जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए हुनूज, हा पे छोटी ऊ की मात्रा, न पे छोटी ऊ की मात्रा, हुनूज दिल्ली अभी दूर अस्त। नेक्स्ट कीजिए,
मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे विवादास्पद शासक के रूप में, दिल्ली सल्तनत के सबसे युवराज, आप क्या जो ऑप्शनल बैच में एक युवराज हैं, आप वही वाले युवराज हैं या कोई दूसरे युवराज हैं? तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे विवादास्पद सुल्तान थे, सबसे विवादास्पद सुल्तान थे, जो कि मूलतः अपनी पांच महत्वाकांक्षी योजनाओं, अपने 5 महत्वाकांक्षी योजनाओं और उनकी असफलता के लिए इतिहासकारों के मध्य अध्ययन के केंद्र बिंदु बने, इतिहासकारों के मध्य अध्ययन के केंद्र बिंदु बने। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखिए, हेडिंग दे दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं। उसमें नीचे हेडिंग दे दीजिए, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। लिखिए, तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इसका उद्देश्य मंगोल आक्रमण से सुरक्षा तथा दक्षिण भारतीय राज्यों पर नियंत्रण करना था। इसका उद्देश्य मंगोल आक्रमण से सुरक्षा तथा दक्षिण भारतीय राज्यों पर नियंत्रण करना था। हेडिंग दे दीजिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, एक अन्य महत्वपूर्ण योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। इसके अंतर्गत तांबे के सिक्के का मूल्य, चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर कर दिया गया था। तांबे के सिक्के का मूल्य चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मोहम्मद बिन तुगलक को MBT कर सकते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता नहीं बल्कि उसके अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का परिचायक था। इस रूप में सबसे बड़ी कमी उनके प्रशासनिक मशीनरी का था, जिसके असफलता के कारण, सबसे बड़ी कमी उनके प्रशासनिक मशीनरी का था, जिसके असफलता के कारण जाली मुद्रा का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया और अंततः इस योजना को भी स्थगित करना पड़ा। अगला हेडिंग दे दीजिए, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। देखिए, यह योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की एक अत्यंत दूरदर्शी योजना थी। और कुछ वर्ष पहले तक अलाउद्दीन खिलजी कुल उपज का 50% भू-राजस्व कर के रूप में ले रहे थे। 50% भू-राजस्व कर के रूप में ले रहे थे। अतः तुगलक ने अपने साम्राज्य के सबसे उर्वर क्षेत्र गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि का निर्णय लिया। नेक्स्ट, हालांकि उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा।
हालांकि उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे अंततः भयंकर अकाल पड़ा, जिससे अंततः यह योजना भी स्थगित हो गया, यह योजना भी स्थगित हो गया। अगला हेडिंग दे दीजिए बच्चों, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने संभावित रूप से मध्य एशिया में, मोहम्मद बिन तुगलक ने संभावित रूप से, इस पे विवाद है कि असल में यह है कहां पे, इसीलिए शब्द बेटा संभावित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने संभावित रूप से मध्य एशिया में स्थित खुरासान पर सैनिक कार्यवाही करके इस अभियान की खुरासान पर सैनिक कार्यवाही की योजना बनाई। फिर से बच्चों सुनिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने संभावित रूप से मध्य एशिया में स्थित खुरासान पर सैनिक कार्यवाही की योजना बनाई और इस रूप में एक त्रिगुट संगठन का निर्माण किया। जिसमें खुरासान के पड़ोसी शासक तर्मासरीन और मिस्र के साथ इस संगठन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना के लिए 3,70,000 की विशाल सेना का गठन किया। 3,70,000 की विशाल सेना का गठन किया और उन्हें लगभग एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। नेक्स्ट, हालांकि तर्मासरीन का तख्ता पलट हो जाने से मोहम्मद बिन तुगलक को खुरासान अभियान भी असफल करना पड़ा, खुरासान अभियान भी रद्द करना पड़ा, खुरासान अभियान भी स्थगित या रद्द करना पड़ा। अंतिम है कराचिल अभियान। सुल्तान की पांचवी और अंतिम योजना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में स्थित कराचिल अभियान के रूप में था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में स्थित कराचिल अभियान के रूप में था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के सभी योजनाओं में केवल कराचिल अभियान ही सफल था। परंतु इस अभियान की सफलता के पश्चात तुगलक के सैनिक भावनात्मक होकर और खजाना प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे तिब्बत की ओर निकल गए तथा कुछ समय के पश्चात भारी बर्फबारी से सैनिक रास्ता भटक गए और स्थानीय सेना की जवाबी कार्रवाई प्रतिकूल मौसम और महामारी से अंततः यह योजना भी असफल हो गया। हेडिंग दे दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े विविध तथ्य। अगला हेडिंग बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े विविध तथ्य लिखिए। मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े विविध तथ्य, उसके नीचे बेटा पहला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक उदार शासक थे तथा हिंदू त्योहारों विशेषकर होली, एक उदार शासक थे और हिंदू त्योहारों विशेषकर होली त्योहार में, फेस्टिवल को त्योहार ही कहते हैं ना, होली त्योहार में अत्यधिक रुचि दिखाया।
होली त्योहार में अत्यधिक रुचि दिखाया। नेक्स्ट, मध्यकाल का प्रथम वह मध्यकाल के प्रथम शासक थे, वह मध्यकाल के प्रथम शासक थे जिन्होंने कृषि विभाग दीवाने आमिर कोही का गठन किया था। नेक्स्ट, गठन किया था और किसानों को, उसी में कर लीजिए, दीवाने आमिर कोही का गठन किया था और किसानों को सौंधार ऋण प्रदान किया। नेक्स्ट, सौंधार ऋण कोई कहीं के तकावी ऋण मिलेगा तो वही है। नेक्स्ट, इनके काल के प्रसिद्ध इतिहासकार बरनी कौमा ईसामी और इब्न बतूता थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया और तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ब्रैकेट में न्यायाधीश, ब्रैकेट क्लोज, नियुक्त किया। नेक्स्ट, ये क्या बेटा, ये एनसीईआरटी बैच भी है क्या? ये तो बेटा संकल्प 2.0 बैच, फाउंडेशन बैच ही है ना। अगला हेडिंग है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 36 विद्रोह हुए। कुल 36 विद्रोह हुए, जिसमें 1333 में, बेटा ये संकल्प 2.0 ये फाउंडेशन बैच है बेटा, इसमें एनसीईआरटी वाले कहां से आ गए? तो अजीब कभी आप लोग बातचीत करते हैं। संकल्प 2.0 बैच है बेटा, ये एनसीईआरटी बैच कब से हो गया? और फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे बेटा तो एक बार अगर अच्छे से करेंगे तभी तो नींव मजबूत होगी ना। क्या आप लोगों का जो बैच है वो अभी खत्म हो जाएगा इस साल, उसके बाद एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या अगले साल, या एक ही बार पढ़ेंगे? वीडियो का एक्सेस 2 साल के लिए है क्या बेटा? क्या प्रावधान है इस बैच का बताइए, मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में तो मुझे अंदाजा लगेगा। अगला पॉइंट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 36 विद्रोह हुए। 1333 ईस्वी में मदुरा स्वतंत्र हुआ, 1336 में विजयनगर, और 1347 में बहमनी राज्य स्वतंत्र हुआ। हेडिंग दे दीजिए फिरोज शाह तुगलक। लिखिए राजनैतिक कार्य, फिरोज शाह तुगलक राजनैतिक कार्य, उसमें लिखिए बंगाल, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 असफल अभियान किया। इनका मतलब, कहने का मतलब यह है कि फाउंडेशन बैच को एनसीईआरटी की तरह पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं ना। एक बेटा ना, ये बड़ा ही हम लोग की पुरानी बात है, 2009 की बात है। हम लोगों के एक मित्र आईआरएस हुए थे और तीसरे कर पाए, हाँ दूसरे वाले में सिलेक्शन हो गया था। तो सिलेक्शन हो गया, आईआरएस भी बेटा बड़ा ही प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है, इंडियन रिवेन्यू सर्विस जो है। तो अब है ना सड़क छाप टाइप के लोग होते हैं, वही मुखर्जी नगर जो है बेटा, दिल्ली का मक्का और मदीना, वहीं पे चाय पिया जा रहा था। तो आपको आईआरएस बनने में 2 आ गए हैं जो है मैदान के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हुए राज्यों को प्राप्त करने के फिरोज शाह तुगलक ने कोई संगठित प्रयास नहीं किया। अगला पॉइंट लिखिए, फिरोज शाह तुगलक ने एक बार पुनः वंशानुगत व्यवस्था को लाया तथा नगद वेतन की जगह भूमि दान के रूप में परंपरागत व्यवस्था को पुनः, नगद वेतन की जगह भूमि दान के रूप में वेतन की परंपरागत व्यवस्था को पुनः बहाल किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने राजनीति में उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार किया। नेक्स्ट है, उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार किया। अगला पॉइंट है बच्चों, कट्टर मुस्लिम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए
कट्टर मुस्लिम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सभी गैर इस्लामिक करों को समाप्त करके, कट्टर मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए सभी गैर इस्लामिक करों को समाप्त करके 4 इस्लामिक कर जजिया, जकात, खराज और खुम्स को आरोपित किया। जजिया, जकात, खराज और खुम्स को आरोपित किया। नेक्स्ट, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अगला हेडिंग बच्चों दे दीजिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अगला हेडिंग है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार लिखिए, फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक थे जिन्होंने राज्य के आय की गणना करवाया। फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक थे जिन्होंने राज्य के आय की गणना करवाया। नेक्स्ट, इन्होंने 5 नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने 5 नहरों का निर्माण करवाया। डैश देकर 2 यमुना नदी पर, 2 यमुना नदी पर, कॉमा 1 सतलज, कॉमा 1 घग्गर और 1 काली सिंध नदी पर। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगवाए। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगवाए। तथा सिंचाई कर हक ए सर्ब, तथा सिंचाई कर हक ए सर्ब लगाया। सिंचाई कर हक ए सर्ब लगाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, कॉमा फिरोजपुर, कॉमा फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, कॉमा फिरोज शाह कोटला और जौनपुर जैसे नवीन शहरों की स्थापना करवाई। और जौनपुर जैसे नवीन शहरों की स्थापना करवाया। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्य लिखिए, ये प्रथम शासक थे जिन्होंने बेरोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया। जिन्होंने बेरोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया। नेक्स्ट, गुलामों के बेहतर स्थिति के लिए, गुलामों के बेहतर स्थिति के लिए एक गुलाम विभाग, गुलामों के बेहतर स्थिति के लिए एक गुलाम विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना करवाया। गुलाम विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना करवाया। नेक्स्ट, गरीब लोगों के मदद के लिए, गरीब लोगों के मदद के लिए, गरीब लोगों के मदद के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करवाया। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करवाया। फिरोजपुर बेटा पंजाब में है। नेक्स्ट है, वृद्ध लोगों की सहायता के लिए, वृद्ध लोगों की सहायता के लिए दीवाने इस्तिहाक विभाग की स्थापना करवाया। वृद्ध लोगों की सहायता के लिए दीवाने इस्तिहाक विभाग की स्थापना करवाया। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्य। हेडिंग दे दीजिए, सांस्कृतिक कार्य। देखिए, कुतुब मीनार जो कि 4 मंजिला इमारत था, कुतुब मीनार जो कि 4 मंजिला इमारत था, उसका पुनर्निर्माण करवाते हुए उसे 6 मंजिला इमारत बनवाया। उसे 6 मंजिला इमारत बनवाया। नेक्स्ट कीजिए, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 संस्कृत की, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 संस्कृत की पांडुलिपियों को एकत्रित करके, 1300 संस्कृत की पांडुलिपियों को एकत्रित करके उसका फारसी अनुवाद कराया। उसका फारसी अनुवाद कराया। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया। सम्राट अशोक के स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया। नेक्स्ट, सल्तनत काल के प्रथम शासक थे जिसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखा। सल्तनत काल के प्रथम शासक थे जिसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखा। आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखा। नेक्स्ट, इनके दरबार में दो इतिहासकार बरनी और शमसे सिराज अफीफ संरक्षण पाते थे जिन्होंने तारीखे फिरोज शाही नामक ग्रंथ लिखा। चलिए बेटा, कहानी खत्म हुआ। अब हम लोग कहां पे रुक करते हैं? सैयद वंश पे रुक करते हैं। किसी काम का नहीं है। संस्थापक कौन थे भाई?
संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खान थे। खिज्र खान जो रहते हैं, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि स्वयं को क्या कहते थे? स्वयं को रैयते आला कहते थे। रैयते आला कहते थे। रैयते आला मीन्स की सुल्तान का प्रतिनिधि। सुल्तान का प्रतिनिधि। क्यों भाई रैयते आला कहते थे? तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ? अभी मैंने बताया आप लोगों को, तुगलक वंश का पतन तैमूर लंग के आक्रमण से। तैमूर लंग के आक्रमण से हुआ। आक्रमण से हुआ। जो तैमूर लंग का आक्रमण है, अब क्या होता है? तैमूर भारत से वापस जाते समय भारत का साम्राज्य किसे दे दिया भाई? तो भारत का साम्राज्य खिज्र खान को सौंप दिया। खिज्र खान को सौंप दिया। तो खिज्र खान भी एहसान में आ जाते हैं, कहते हैं वास्तविक सुल्तान तो कौन है? वास्तविक सुल्तान तो तैमूर लंग है। और इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है, ऐसा बेटा आशुतोष आपके साथ क्या किया जाए? जितनी बेटा उम्र आपने देखा हुआ है, उससे ज्यादा हम लोग इतिहास विषय में समय गुजारे हैं। और आप जैसे बेटा केकड़े जो है ना, वो हर साल निकलते रहते हैं, बारिश का मौसम। और अपना ज्ञान अपने पास रखिए। और बेटा वही है ना कि एक लोगों के चक्कर में पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। या तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बहुत लोग ऐसा करते हैं, 10 साल का जो पेपर है उसको सामने रख लें, और आप जैसे मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग होते हैं, उस मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को वही पढ़ा दिया जाए जो 10 साल में पूछा गया है। तो उनको ये समझ में आता है कि वाह क्या पढ़ाए हैं सर, सारा उनको बस यही समझ में आता है कि क्या पढ़ाया है फला वाले सर ने। 10 साल 12 साल मतलब वो पढ़ाते नहीं है, वो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है बस उसी को स्टेप बाय स्टेप छपवा देते हैं। तो लगता है कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। सब्र का बेटा जो होता है ना, सब्र का, अपनी काबिलियत को थोड़ा लगाम लगाइए, नहीं तो लगाम लगवाना पड़ेगा बेटा। कोई जबरदस्ती आपको पकड़ा नहीं, आप क्लास छोड़ के चले जाओ। जो है कोई जबरदस्ती आपको पकड़ा हुआ है लाइव क्लास में, आप अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखो। अब बहुत काबिल हो तो क्यों जो है कोचिंग ज्वाइन किया हो, खुद से कर लो। आज भी बहुत सारे बच्चे बेटा, अगर कुछ भी, मुझे 22 साल 23 साल उम्र होगी बेटा आपकी, उससे ज्यादा इतिहास विषय से हम लोगों का नाता रहा है। और बाकी क्या जो है आप जैसों के सामने क्या अपना बखान करे या क्या वो करे जो है। एक होता है ना बेटा बाबू भैया करके पढ़ाया जाता है, बच्चे हैं घुल मिल के इनको जो है वो कीजिए। और एक ही जो है जैसे होता है ना, एक मछली तालाब को गंदी करती है, जब देखिए तब वो अपना प्रवचन कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे हैं। आक्रमण होता है, तैमूर लंग जो है जब भारत से जाते हैं तो खिज्र खान को अपना साम्राज्य, भारत का साम्राज्य देकर जाते हैं। खिज्र खान जो रहते हैं वो कौन सी उपाधि? सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयते आला की उपाधि धारण करते हैं। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है एक लंबे समय तक शासन करते हैं। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक जो हैं अलाउद्दीन आलम शाह हैं। अलाउद्दीन आलम शाह हैं। इसके बाद फिर कौन आते हैं बच्चों? मैंने शुरू में ही कहा कि इनका कोई योगदान नहीं है। अगले शासक फिर कौन से आते हैं? अगले शासक जो हैं लोदी वंश हैं। लोदी वंश में कौन है भाई? तो 3 लोग आते हैं। पहले जो हैं बहलोल लोदी हैं, दूसरे जो हैं सिकंदर लोदी हैं, और तीसरे जो हैं इब्राहिम लोदी हैं। इब्राहिम लोदी हैं। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो इन तीनों शासकों का क्या योगदान है? उससे पहले ये आप लोग को जानना जरूरी है कि लोदी वंश कौन है भाई। तो ये अफगानी मुस्लिम शासक थे। अफगानी मुस्लिम शासक थे। आइए भाई, तो लोदी वंश के संस्थापक कौन है? लोदी वंश के संस्थापक जो हैं बहलोल लोदी हैं। कौन है? बहलोल लोदी हैं। अब ये जो बहलोल लोदी हैं, इन्होंने क्या किया भाई? तो इन्होंने अफगान समानता का सिद्धांत लाया। अफगान समानता का
सिद्धांत लाया। जो अफगान समानता का सिद्धांत है, ये क्या है? तो अफगान समानता का सिद्धांत बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि इस्लाम में जो है कोई जाति प्रथा हम लोगों की तरह नहीं है, वहां पर नस्लीय भेदभाव है। ईरानी और तुरानी नस्ल के मुस्लिम क्या हैं? ईरानी और तुरानी नस्ल के मुस्लिम जो हैं श्रेष्ठ नस्ल के मुस्लिम हैं। अफगानी और हिंदुस्तानी मुस्लिम जो कन्वर्टेड है, मतलब जिनका धर्मांतरण कराया गया, उन्हें निम्न नस्ल का मुस्लिम माना गया। तो अफगानी क्या है भाई? निम्न नस्ल के मुस्लिम है। इनको खतरा किससे है? गैरों से ज्यादा अपनों से खतरा है। इन्हें पता था कि जब भी तुर्की मुस्लिम वर्ग अवसर पाएगा वो क्या करेगा? वो सत्ता पलट कर देगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है अफगान समानता का सिद्धांत बहलोल लोदी के द्वारा लाया गया। इन्होंने अफगानी मुस्लिमों को दिल्ली आने, भारत में कहा, मतलब दिल्ली आने का निमंत्रण दिया, भारत आने का निमंत्रण, और दरबारी अमीर वर्ग का हिस्सा बनने का, अवसर प्रदान किया। अब ऐसे में क्या है, अफगानी मुस्लिम हैं वो चाहते हैं कि मेरे लिए दिलो जान से लड़े। तो दिलो जान से लड़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया? ये सिंहासन पर नहीं बैठते थे। जो भी इनके अफगान सरदार रहते हैं, अफगान सरदार के साथ ये या तो जमीन पर, कालीन पर बैठते थे, या तो जो सिंहासन होता था वो उनके सरदारों के समान, वो ऊंचाई पे नहीं होता था। जैसे दिल्ली के लाल किला में जाएंगे तो ऊंचाई पे होता था, ऊंचाई पे नहीं होता था, वो समानता के धरातल पर होता था। तो इस तरीके से अफगानियों ने भी बड़ा भाई इनको समर्थन दिया कि एक ऐसा शासक आया है जो भेदभाव नहीं कर रहा है, राजा और अमीर वर्ग मतलब मंत्री का भेदभाव नहीं कर रहा है। निर्णय जो है सामूहिक आधार पर लेते थे। कोई भी निर्णय लेना है तो प्रमुख सरदारों के साथ बैठते थे, जिनका बहुमत होता था वही निर्णय लेते थे। बहुमत होता था वही निर्णय लेते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो निर्णय के पक्ष में नहीं होते थे, अपनी तलवार निकालते थे, तलवार निकाल करके उनके सामने रख के कहते थे कि मेरे अफगानी भाई, यदि तुम्हें कहीं से भी मेरे निर्णय पर शंका है तो मेरी ही तलवार से मेरी ही गर्दन कलम कर दो। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से इन्होंने अफगान समानता का सिद्धांत लाया। अगला बच्चों क्या है? तो अगला जो रहता है, इन्होंने बहलोली सिक्के चलाए थे। बहलोली सिक्के जो हैं, तांबे का सिक्का था, बहलोली सिक्के चलाए थे। कालिंजर की विजय किया था। कालिंजर जो है आज का ग्वालियर का क्षेत्र है, कालिंजर की विजय किया था। इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद जो है सिकंदर लोदी आते हैं। कौन आते हैं? सिकंदर लोदी आते हैं। एक हिंदू मां के गर्भ से पैदा हुए थे। इनकी मां जो है हिंदू महिला थी, परंतु ये बड़े ही कट्टर मुस्लिम शासक रहते हैं। सिकंदर लोदी जो रहते हैं बड़े ही कट्टर मुस्लिम शासक रहते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम निजाम खान था। नाम क्या था? निजाम खान था। सिकंदर महान जो था, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान था, सिकंदर महान जैसा बनना चाहते थे। सिकंदर महान जैसा बनना चाहते थे तो अपना भी नाम सिकंदर आलिफ सानी रखा। चूंकि लोदी कुल से थे तो सिकंदर लोदी नाम पड़ा। कट्टर मुस्लिम शासक थे बच्चों। उसका प्रमाण क्या था? तो इन्होंने जो है हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। तो ही इंपोज्ड जजिया टैक्स ओवर हिंदूज। सिकंदर लोदी ने भूमि माप की एक नवीन इकाई प्रचलित किया था। भूमि माप की एक नवीन इकाई गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। तो अ न्यू लैंड मेजरमेंट यूनिट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट वाज गजे सिकंदरी। अब इसके अलावा क्या इन्होंने किया भाई? इन्होंने आयुर्वेद की पुस्तक का अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया। फरहंगे सिकंदरी के नाम से। आप बेटा ना हो तो लिख लीजिए जो पॉइंट मैंने लिखाया है, क्योंकि यही पॉइंट मुझे लिखवाना है, इसमें कुछ भी एडिशनल पॉइंट नहीं है। अगला जो इनका बच्चों एक प्रश्न पूछा गया है, 1504 में इन्होंने क्या किया था? 1504 ईस्वी में एक नवीन शहर आगरा की स्थापना किया। आगरा की स्थापना। और 1506 में क्या हुआ? 1506 ईस्वी में इसी आगरा को क्या किया? इसी आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया। तो he laid the foundation of a new city that was Agra in the particular year of the 1504 and in 1506 Agra was made the capital of Lodi dynasty.
चलिए बच्चों, अब इसके बाद अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक जो हैं इब्राहिम लोदी हैं। इब्राहिम लोदी ने अफगान समानता के सिद्धांत को उलट दिया था अफगान समानता के सिद्धांत को उलट दिया तो अफगानी इनके विद्रोही हो जाते हैं। कौन विद्रोही है भाई? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी क्या हैं? तो ये दो प्रमुख जो हैं विद्रोही हो जाते हैं। बोथ वेयर हैविंग द रिबेलियस एक्टिविटी अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी। व्हाई? बिकॉज राइट नाउ द न्यू सुल्तान हु इज द इब्राहिम लोदी नॉट फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अफगान इक्वलिटी, अफगान समानता के सिद्धांत को नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगला बच्चों क्या है? तो अगला जो है इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को राजपूत शासक राणा सांगा ने पराजित किया था। राणा सांगा ने पराजित किया था। इन्हीं के समय में बच्चों क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी के समय में ही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इन्हें पराजित करके क्या किया था? इन्हें पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी थी। अब कहानी बच्चों क्या है कि बाबर इस युद्ध में कैसे जीत जाता है? कहानी यह है बच्चों कि बाबर इस युद्ध में कैसे जीत जाता है। तो बाबर की एक अलग रणनीति होती है। बाबर की सेना कितनी होती है? बाबर की सेना मात्र 10,000 थी। इब्राहिम लोदी की सेना कितनी है भाई? इब्राहिम लोदी की सेना जो है 1 लाख होती है। 1K में बेटा 1,000 तो 100K है। अब 10,000 की सेना ने 1 लाख को कैसे हरा दिया भाई? तो ये क्या था? ये तुगलमा युद्ध पद्धति था। तुगलमा युद्ध पद्धति में जो युद्ध का मैदान होता है, उस युद्ध के मैदान में किसी एक तरफ जो है खाई खोदा जाता है। किसी भी एक तरफ क्या है, मान लीजिए इस तरफ खाई खोद दिए, खाई खोद के क्या किया, अगल बगल के पेड़ को काटकर एक बाण लगा दिए कि इधर से सेना जो है दुश्मन देश की सेना ना आने पाए, आमने सामने ही लड़े। तुगलमा युद्ध पद्धति में बच्चों सेना को 4 भागों में बांट दिया जाता था। तो 2,500 की सेना इनकी केंद्र में होती है, 2,500 की सेना दाहिने तरफ होता है, 2,500 की सेना जो है बाएं तरफ होती है, और 2,500 बैठकर आराम फरमा रहे थे। उस शोले पिक्चर में बच्चों उनका डायलॉग सुने ना, अंग्रेजों के जमाने के जो जेलर रहते हैं, कहते हैं आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी 10,000 की सेना है। मतलब क्या है? एकता में ही शक्ति है। 1 और 1 मिलकर बच्चों 11 होते हैं। मैथमेटिक्स में 1 + 1 2 होता है। ह्यूमैनिटी में 1 and 1 that is 11। इनकी 1 लाख की जो सेना है, 1 लाख की सेना जो है यहां पर पूरा जो है सैनिक जो है जैसे लग रहा है कोई जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और सामने इनको लगता है कि ये युद्ध करने आया है कि मजाक करने आया हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि मुट्ठी भर सैनिक हैं, और मुट्ठी भर सैनिक भी 2,500 यहां है, 2,500 वहां है, बिखरे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहते हैं जनाब ये लड़ने आया ही नहीं है, ये मजाक करने आया है। चलिए जो है बस यूं गए और यूं जो है उनको उठा के लेके चले आएंगे, शाम तक युद्ध आप जीत जाएंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। इब्राहिम लोदी भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। उनको लगता है भाई चलिए यूं गए और यूं आए, मतलब कि 1 लाख की मेरी भारी भरकम सेना है, उधर मात्र 10,000 वो भी बिखरे हुए हैं। बाबर था भी कितने साल का? मात्र 26 साल का था। इनको लगता है छोटी उम्रों में तजुर्बा कम होता है बच्चों। इनको लगता है कि छोटी उम्र में उसके पास तजुर्बा नहीं है, जिंदगी का अनुभव नहीं है। लेकिन बाबर जो हुनर लेकर के आया था वो सबसे अलग था, सबसे जुदा था। क्या हुनर था भाई? तो तोपों को सजाने की रूमी विधि थी। तोपों को सजाने की रूमी विधि था। अब ये रूमी विधि क्या है भाई? तो 2 रथ के बीच में क्या थे? 2 रथ के बीच में एक तोप था। 2 रथ के बीच में एक तोप होना, यही बच्चों क्या है? यही रूमी विधि है। तोपों को सजाने की रूमी विधि। पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हो रहा था। पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हो रहा था। अब ऐसे में क्या होता है? ये 1 लाख की सेना हो करके चिल्ला रही थी, युद्ध के मैदान पे चिल्लाते थे कि डर के मनोबल उनका जो है डर जाए। सारा खेल तो बच्चों मन के हारे हार और मन के जीते जीत का है। अब ये चिल्ला रहे होते हैं, युद्ध शुरू होता है, तोप के गोले आग बरसाने शुरू करते हैं। जब आग बरसाने शुरू करते हैं, इनके पास हाथियों की सेना होती है। प्राचीन काल से अभी तक हाथी युद्ध में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। अब कभी तोप जैसा गोला ही हो, अरे भाई ये तो तलवार से लड़ने वाले लोग थे, कई 100 मीटर दूर से तोप का गोला आ रहा है, 150 को जला के खाक कर दे रहा है।
तोप का गोला अगर बेटा हाथियों को लगेगा तो हाथी ऐसा थोड़ी बोलेगा कि बड़ा मजा आया, जो है एक और मारो, जो है तोप का गोला हाथी को लगेगा तो क्या होगा, तिलमिला जाएगा भाई ना। तिलमिला जाएगा तो वो क्या करता है, इनकी हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू करते हैं, इनके हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू करते हैं। 1 लाख की भले सेना है लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि तोप से आग बरस रहा है। आग से बेटा कौन खेल पाया है? एक कहावत है ना, आगे पहाड़ और पीछे खाई, यहां पे कुछ अलग ही कहावत है। आगे तोप का गोला है, बीच में हाथी अपने ही सैनिकों को कुचल रहे हैं, सेना में भगदड़ मचा हुआ है। ये जो 2500 आराम फरमा रहे थे, अब ये पीछे से आक्रमण करते हैं, पीछे से आक्रमण, आगे से आक्रमण, बीच में अपने ही हाथी अपनी ही सेना को कुचल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक तीरंदाज का तीर आता है, सीधे क्या बेटा निशाना था, सीधे आके इब्राहिम लोदी की आंख में तीर लगता है। इब्राहिम लोदी हाथी से गिरते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस तरह से पानीपत के युद्ध में लोदी वंश का पतन और मुगल वंश की सत्ता स्थापित होती है। चलिए बच्चों, तो आज की कहानी समाप्त हुआ, सल्तनत काल का राजनीतिक इतिहास समाप्त हुआ। कल बच्चों हम लोग सल्तनत काल की प्रशासनिक दशा, सामाजिक